तो चलो आज हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला इन सब के जो फॉर्मूले होते हैं तो वो देखेंगे। तो देखिए जनरली क्या होता है, इसका सबका फॉर्मूला हम याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं और इनसे एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इसे याद नहीं करना है, इसे समझना है कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है। ठीक है, तो अगर इसको एक बार में समझ गए तो फिर ये कभी नहीं भूलोगे आप। अगर भूल भी गए तो डायग्राम से उसे बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे निकाला जाता है। तो पहली बात घन, तो घन किससे बनता है? तो घन बनता है हमारे वर्ग से। ठीक, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर ये a है तो ये भी a होगा और ये भी a और ये भी a। ठीक है, तो जो घन है वो हमारा एक वर्ग होता है, वर्ग से हम घन जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वर्ग क्या है? 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, लेकिन जो घन है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो देखो इसमें 2 डायमेंशनल यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, तो अगर इसको मैं इस दिशा में ऊपर की ओर और इसको बढ़ा दूँ तो ये बन जाता है घन। तो इसके लिए हमें इसमें सिर्फ एक चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे ये बना तो इधर हमें और तो ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो घन होता है वो बनता है। तो ये 3 डायमेंशनल होता है। देखो तो इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये तो सेम है, तो एक्स्ट्रा क्या है? ये निकला है। तो या फिर ये दोनों और ये एक, ये 2 और ये तीसरा, तो ये तीनों a है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा घन बन जाता है। तो जैसे ये एक घन है, तो देखो जैसे इसके ऊपर इसको मैं रख दूँ, मतलब ये वाला पोर्शन और ऊपर इसको ऊपर उठा देना है, तो ये इमेजिन करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से घन होता है। ठीक है, तो देखो अब घन तो हमें पता चल गया। तो ये वर्ग है, वर्ग में तीसरा डायमेंशनल इसको और ऊपर उठा दे सीधा सीधा, तो ये हमारा बन जाएगा घन। अभी क्या है? वर्ग। तो देखो अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो देखो इसका मतलब कैसे हुआ कि क्षेत्रफल निकला, मतलब कि हमें क्या निकालना है? इसके अंदर का जो पूरा एरिया है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन घन क्या होता है? घन के अंदर हमारा पूरा खाली जगह होता है, तो इस पूरे जगह को हमें कवर करते हैं तो ये आयतन बन जाता है। ठीक है, तो वर्ग जो हमारा स्क्वायर पे आता है और आयतन जो है वो क्यूब में आता है। ठीक है, तो देखो तो अभी ये तो वर्ग है, तो वर्ग a और a तो दोनों का गुणा करते हैं तो बन जाता है ये a स्क्वायर। तो ये क्या है? इस वर्ग का क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो इसे जनरेट करना अगर एक बार सीख गए ना तो फिर सब चीज़ आसान हो जाता है। मान लो एक लंबाई हमारे पास a है, अब इसमें फिर से a का गुणा करने अगर बोला जाए तो दूसरी लंबाई हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक a है। ठीक है, अब a इंटू a करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाली लाइन को जो है हमें पूरा यहाँ तक का बढ़ा देना है। तो ये इस तरह से अगर मान लीजिए इसको बढ़ाते जाएंगे
तो ये इस तरह से यहाँ तक का हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसी तरह से ये वाली लाइन को हमें यहाँ तक बढ़ा देना है, पूरा इसको भरते हुए। तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये कवर हो गया। तो ये होता है हमारा a इंटू ए, कि पूरा ये फील हो गया, मतलब इस एरिया का हमें कितना एरिया है ये पता चल गया। तो इस तरह से निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। ये तो वर्ग का हुआ, पर अब ये हमें घन का निकालना है। तो घन के अंदर भी सेम है, घन हमारा आयतन में निकलेगा। तो ये a है और ये a है और ये a है, तीनों को हमें इसके अंदर का पूरा एरिया हमें भर देना है। तो ये पूरा एरिया मिलके बन जाता है, ये घन बनेगा, इसका पूरा आयतन। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है a क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घन। अब घन का ये तो आयतन है, और क्या होता है इसका पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें जो देखिए हमारा घन है, तो इसका ये वाला एरिया एक क्षेत्रफल होता है, इसका ये दूसरा क्षेत्रफल बनेगा, ये तीसरा क्षेत्रफल बनेगा, ये चौथा क्षेत्रफल बनेगा, और इधर वाला ये पांचवा क्षेत्रफल, इसी तरह ये छठवा। तो इसमें 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सारे का जो क्षेत्रफल निकलता है वो होता है हमारा इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कार्य करेंगे, तो एक भाग का क्षेत्रफल, सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस मतलब फिर इधर का ये वाली साइड का a स्क्वायर। इसी तरह से 6 साइड है इसमें, तो 6 बार ये हमारा a स्क्वायर लिखाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 6a स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके जो ऊपरी भाग फलक होती है उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये वर्ग बन गया, मतलब इसमें कितने सारे वर्ग मिलकर हमारे जो बने हैं, ये घन बना है, तो 6 वर्ग मिलकर ये घन बना हुआ है। तो सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं 6a स्क्वायर हो जाता है ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब निकालते हैं हम इसका विकर्ण। तो जो हमारा वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, तो √2 इंटू भुजा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर पे होता है तो भुजा से थोड़ा ही बड़ा होता है हमारा ये विकर्ण। तो ये हो जाता है √2 इंटू इसकी एक भुजा। तो ये होता है वर्ग का विकर्ण। तो हमारे घन का विकर्ण क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब। तो इसका विकर्ण हो जाता है √3 इंटू a। ठीक, ये होता है घन का विकर्ण। ठीक है, तो इस तरह से घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और घन के विकर्ण, ये 3 चीज़ हमें हमेशा याद होनी चाहिए। तो इसे इस तरह से बना के समझेंगे तो जल्दी याद होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं घनाभ। तो घनाभ भी ये घन से ही थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब इसकी जो लंबाई वाली भुजा है वो बड़ी होती है। तो घनाभ को जो है वो
एक आयत मान सकते हैं। जैसे कि ये एक आयत है, ठीक है, तो ये इसकी लंबाई x और ये चौड़ाई y। तो हमारा घनाभ क्या हो जाएगा, ये 2 डायमेंशनल है तो इसको हम 3 डायमेंशनल बना देंगे, तो बन जाएगा हमारा घनाभ। तो इसमें सिर्फ x y है और इसमें हम एक और z, इस तरह से इसको ऊपर उठा देना है, तो ये बन जाता है घनाभ। ठीक है, तो ये वाला जो है इसे डॉट डॉट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये अंदर साइड होता है, जो दिखता नहीं, ये छुपा हुआ होता है, इसलिए इसे डॉट डॉट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा घनाभ। तो अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो कितने फलक बन गए हैं, सिर्फ जो ये हमारा घन था इसके एक साइड को बढ़ा दिया गया है, तो बन गया हमारा घनाभ। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारी जो सारी भुजाएं हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। तो ये वाली भुजा मान लेते हैं x और ये ऊपर वाली हो जाएगी हमारी y और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो हो जाएगी z। ठीक है, तो इस तरह से ये घनाभ के इसके हमारी जो भुजा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये ऊंचाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो अब इसका आयतन इसका जो हमारा आयत होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो x इंटू वाई, सीधा सीधा हो जाता है। तो अब हमारी घन का जो आयतन है, ये घनाभ का जो आयतन है, तो आयतन हमारा कैसे निकलेगा, तो सीधा सीधा है, जो लंबाई है और ये चौड़ाई है इन दोनों को गुणा तो करना ही है, x इंटू जेड प्लस इसके साथ जो ऊंचाई है इसका भी गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा आयतन, सीधा सीधा। ठीक है, तो जैसे कि देखो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई को मैं एक मिला देता हूँ, लंबाई और चौड़ाई हमारी मिल गई, तो ये एक नीचे की फलक का हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब इसी क्षेत्रफल को हमें पूरा इस हाइट के बराबर उठा देंगे, तो बन जाएगा ये हमारा आयतन। तो ये पूरा भर जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा आयतन कि इसको पूरा भर दिया गया। ठीक है, तो अब देखो आयतन हमारा तो निकल गया, अब इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसके छयों भाग का क्षेत्रफल, ये वाली सामने की भाग का क्षेत्रफल, ये अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल, उसी तरह से वापस तीनों तरफ के जो हमें नहीं दिखते हैं उसका भी क्षेत्रफल। तो सिंगल सिंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल साइड का x इंटू वाई, ये इसका ये वाली भाग का क्षेत्रफल हुआ। उसी तरह ये वाले भाग का हमारा क्षेत्रफल जो निकलेगा, ये वाले भाग का, ये x इंटू जेड हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग का, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y इंटू जेड। ठीक है, तो ये हमारा ये नीचे का निकला, सामने का हिस्सा और ये 3। तो इसी तरह से पीछे का इसका है, इसके ऊपर का हिस्सा और इस साइड का हिस्सा, तो इन तीनों को मिला देंगे तो फिर ये डबल डबल हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका हमारा जो पृष्ठ का क्षेत्रफल बनता है 2 इंटू एक्स वाई प्लस
वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो इसको हम एक्स वाई को, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिखने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वाई पहले लिखो या जेड पहले लिखो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होना है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इस तरह से निकल जाता है। तो ये हमारा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, अब क्या बचा हमारा, इसका विकर्ण बचा। तो इसका विकर्ण कैसे निकलेगा, तो इसके जो विकर्ण हैं वो कैसे निकलेंगे, तो जो हमारा घनाभ का विकर्ण होता है वो अंडर रूट इसकी ये एक लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये होता है घनाभ का विकर्ण। तो इस तरह से जो हमारा घनाभ होता है, इसके आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण हमारा निकल चुका है। ठीक है, तो अब बेलन देखते हैं। तो अब देखेंगे बेलन। तो बेलन हमारा कैसा होता है, तो देखो इस तरह से। ठीक है, तो इसके बीच से एक बेलन का हमारा रियल जो बेलन होता है, इस तरह से दोनों साइड से डंडी निकला होता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बेलन। तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ बेलन जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको कैलकुलेट करना होता है, ये डंडी को छोड़ देना होता है। ठीक है, जैसे आपने ड्रम देखा होगा, तो ड्रम जो है वो हमारा बेलन होता है, समझ लीजिए। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आयतन। आयतन से इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बेलन का आयतन पूछा जाता है। इसमें वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, तो देखो आयतन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो इसको हम ड्रम बना देते हैं, तो इसके अंदर जितना पानी भर जाए वो हमारा उसका आयतन होता है। ठीक है, तो अगर ये ड्रम की ऊंचाई है, ऊंचाई को h मान लेते हैं, और इसके ये आधार, अगर इसको मैं पूरा बना दूं आधार, तो ये हमारा केंद्र, एक्चुअल में ये होता है हमारा एक सर्कल होता है। सर्कल को ऊपर उठा दें तो ये बन जाएगा ड्रम। तो इसका सर्कल का जो रेडियस होता है, यही रेडियस, ये रेडियस है, और ये क्या है, h। ठीक है, तो हमें पता है सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये हमारे जो सर्कल है इसका हमें क्षेत्रफल निकाल लिए, क्या हो गया ये पाई आर स्क्वायर। अब इसको ऊपर उठा देना है, तो ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें इसके हाइट का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हाइट को जैसे ही मैं इसमें हाइट का गुणा कर देता हूँ, इसका मतलब ये ऊपर उठ गया इस तरीके से, यहाँ तक जितनी इसकी हाइट है यहाँ तक ये ऊपर उठ जाएगा, और जो नीचे है वही सेम ऊपर ही गोला बनेगा। तो ये बन गया हमारा आयतन।
तो यही होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना सिंपल होता है हमारा बेलन का आयतन। सिर्फ आधार का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें इस हाइट का गुणा कर देना है, तो वो बन जाएगा हमारा आयतन। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल तो पता ही होता है, उसमें हाइट का गुणा कर देना है, तो बन जाता है वो बेलन का क्षेत्रफल, ये बेलन का आयतन। ठीक है, तो अब ये वक्र पृष्ठ और ये संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ मतलब कि जैसे हमने इसको देख रहे हैं, तो हमें इसमें का सिर्फ और सिर्फ आधा हिस्सा दिखेगा। जैसे कि मान ली जाए ये एक बेलन है, अगर ये चौकोन घन है, इसको अगर मैं बेलन मान लेता हूँ, तो देखो मुझे ऐसे देखने पर इसमें सिर्फ ये पोर्शन और ये पोर्शन दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो क्या दिखेगा? सिर्फ ये पोर्शन। तो जो पोर्शन हमें दिखता है वो होता है हमारा वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं इसको एक साइड से देखूं तो इसको मैं मिटा देता हूं और यहाँ से इसको मिटा देता हूं, तो हमें सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा। तो हमें इतने का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो होता है हमारा वक्र पृष्ठ। और जो संपूर्ण पृष्ठ होगा तो इसमें इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल और इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूरा ऐड हो जाएगा, तो बन जाता है वो संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो देखो वक्र पृष्ठ के लिए हमें क्या करना है? तो इसका आधा निकालना है, मतलब ये आधा गोला मतलब आधा वृत्त और ये आधा वृत्त मिलके तो पूरा वृत्त बन जाता है। तो अगर मैं इसको, तो इसमें हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका बीच का मतलब जो परिधि है वो चाहिए होता है। तो परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो अब ये आधा वृत्त यहाँ का जो रहेगा और यहाँ का जो आधा वृत्त है वो मिलके पूरा बन जाता है। तो इसलिए इसको एक वृत्त की पूरी परिधि लेते हैं और इसमें जो ये हाइट है इसका हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वृत्त की परिधि है इसको हमें ऊपर उठा देना है, सिर्फ उसकी जो परिधि है वो, तो ये बन जाता है हमारा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठ निकल गया। अब संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ये जो वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच, इसमें हमें इसका जो क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल उसे ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ये दो क्षेत्रफल ऐड होगा, पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, एक नीचे वाले का क्षेत्रफल और एक ऊपर वाले का। तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन निकल जाएगा? 2 पाई और एक आर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? एच प्लस यहाँ बचेगा आर। तो इस तरह से हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ बनता है वो 2 पाई आर फिर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच जैसे बने, इस तरह से ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब उसको हम, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है वो संपूर्ण पृष्ठ होता है, पूरा भरा हुआ। ठीक है, इसका मतलब जो है, जो हमने
ये पाई आर स्क्वायर का ऐड किया, मतलब जो ये वाला हिस्सा है इसको अगर मान लो ढक्कन से हम ढक देते हैं तो ये, और ये वो तली जो है जो हमारी भरी हुई है, तो ये, तो सिर्फ ये दोनों का क्षेत्रफल हमें इस पे ऐड करना होता है जो वक्र पृष्ठ है, तो ये बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत इजी है, याद नहीं करना है, समझना है। ठीक है, तो देखो अब इसी में जो खोखला बेलन होता है तो वो उसका आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलता है। देखो खोखले बेलन में क्या होता है, तो खोखले बेलन में होता है, यहाँ पे हमें बीच का हिस्सा खोखला होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो रहता है खोखला बेलन होता है। ठीक है, जो इसके बीच का हिस्सा है ये हमारा आर पार खाली है, यहाँ से इधर देखने पर ये दिखेगा और ये हिस्सा दिखेगा। तो खोखले बेलन का आयतन अगर निकालना है तो हमें इस हिस्से को छोड़ना होगा और ये वाला हिस्से का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो है वो आयतन वो निकलेगा। ठीक है, तो इस हिस्से का पूरा हम निकालेंगे तब वो हमारा खोखले बेलन का जो है आयतन निकलेगा। अब खोखले बेलन के आयतन के लिए देखिए, तो ये वाला जो था ये मान लेते हैं R1, जो बड़े बेलन का हमारा क्या है, रेडियस है या त्रिज्या है, और ये छोटे बेलन का R2। ठीक है, हाइट तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो अब हमें आयतन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम पहले पूरा आयतन निकालते हैं, उसके बाद बीच वाले का आयतन हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो ये बचा हुआ हिस्सा है इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाले हिस्से का आयतन निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा, तो बड़े वाले बेलन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, बड़ी वाली की त्रिज्या R1 है, तो पाई R1 स्क्वायर H। ठीक है, तो अब इस वाले छोटे जो बेलन है इसके अंदर में इसका निकाल के इसको इसमें से माइनस कर देना है, पाई R2 का स्क्वायर H। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, पाई और H कॉमन है, R1 माइनस R2, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, खोखले बेलन का जो है वो आयतन है। तो देखो अब हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ मतलब क्या है, इसे सीधा देखने पर जो हमें जो राउंड का हिस्सा दिखेगा सिर्फ उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सीधा देखने पर हमारा ये दिख रहा है, सिर्फ ये दिखेगा, और ये बीच का हिस्सा हमें जो बीच वाला है इसका अलग, मतलब हमें इसकी जो परिधि है इस परिधि को बस ऊपर उठाना है और उसमें जो नीचे का हिस्सा है जो सर्कल है उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो पहली वाली परिधि क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, पाई R1
और h। ठीक है, टू पाई आर 1h। ठीक है, प्लस अब ये अंदर वाले गोले का 2πr2h। 2 पाई ये r2 इसका है, तो इसको भी परिधि को ऊपर उठा देना है, इसका और अंदर वाले का। तो ये जो मिल के बनेंगे ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ। तो 2 पाई और h हमारा कॉमन है, तो ये r1 प्लस r2, तो ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? तो जो वक्र पृष्ठ है उसमें जो नीचे का क्षेत्रफल है और ऊपर का क्षेत्रफल, तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो देखो 2 पाई h r1 प्लस r2। अभी इसमें क्या है, नीचे का क्षेत्रफल ऐड करेंगे, तो नीचे का क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर, अब ये माइनस होगा हमारे बीच वाले का क्षेत्रफल r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब इसको ऊपर से देखने पर, तो देखो ऊपर से देखने पर इसको कैसे दिखेगा, तो ये एक सर्कल दिखेगा इस तरह से और उसके बीच में एक सर्कल दिखेगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो ये एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद फिर ये छोटे वाले गोले को इस पे से घटा देंगे, इसका छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमें इतने का हिस्सा क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। अब यही सेम चीज़ हम ऊपर वाले के लिए करेंगे, तो इसको मैं डबल ना करके यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 2 बार हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब क्या हो जाएगा, 2 पाई h r1 प्लस r2। अब यहाँ से ये पाई कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो ये बन गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसको और अगर छोटा करना है तो क्या कर सकते हैं, तो इस r1 माइनस r2 का जो स्क्वायर है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, r1 माइनस r2 इंटू r1 प्लस r2। तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे रख देंगे। तो अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो देखो ये r1 प्लस r2 कॉमन है और ये 2 पाई और ये 2 पाई, तो इतने को बाहर ले लेता हूँ, 2 पाई और ये r1 प्लस r2, इतना कॉमन निकल गया। तो हमारा बचा क्या अंदर में, अब h प्लस r1 माइनस r2। ठीक है, तो ये छोटा फॉर्म होता है बेलन, जो खोखला बेलन होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो ये अगर याद नहीं करते तो सीधा सीधा ये कैलकुलेशन बस याद रखिए कि हमें नीचे का क्षेत्रफल, ऊपर का क्षेत्रफल और जो वक्र पृष्ठ जो साइड का है वो हमें निकाल देना है, उसके बाद सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया खोखला बेलन। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे शंकु पे।
तो देखो जो शंकु है तो ये कैसे दिखता है, तो ये क्या होता है, सिंपल इस तरह से होता है और नीचे का हिस्सा सर्कल होता है। ठीक है, तो इसका मैं ये रेडियस r बना देते हैं और यहाँ से यहाँ तक की शंकु की ऊंचाई h और ये तिरछी जो ऊंचाई है इसको मैं l बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये सर्कल है तो इसको मैं यहाँ से फुल सर्कल बना देता हूँ एक, क्योंकि यहाँ पे सर्कल तो दिखता नहीं है। तो ये पूरा सर्कल ये R जो ये है वो हमारा सर्कल है। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो अगर L निकालना है तो हमें डायरेक्ट इसको पाइथागोरस प्रमेय पे रख देना है, तो हमारा निकल जाएगा L, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगा, √r² प्लस h²। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका क्या क्या निकालना है हमें, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो इनसे कोई ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाता है। तो देखो वक्र पृष्ठ का मतलब है जो हिस्सा हमें सामने से देखने पर दिखता है सिर्फ उसका हिस्सा। तो सामने से देखने पर जो ये गोल हिस्सा है इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये हमें नहीं दिखेगा, सीधा सिर्फ इस तरह से दिखेगा। तो वक्र पृष्ठ मतलब आधार की परिधि, मतलब परिधि भी हमारा क्या है, आधा है ना, पूरा नहीं है, और इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, तो ये वाली जो ऊंचाई है वो लेंगे। तो देखो क्या निकल जाएगा यहाँ से वक्र पृष्ठ में, तो 2πr, 2πr मतलब हमारे आधार का पूरा परिधि है, लेकिन हमें सिर्फ आधा लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो आधा लेने के लिए इसके बटे 2 कर दूंगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ πr ये हो गया। और वक्र पृष्ठ तिरछी वाली पृष्ठ तो L से इसमें गुणा कर देना है। तो इसका मतलब जो ये आधा हिस्सा है ये हमारा यहाँ तक का ऊपर उठ चुका है। तो यही हमारा वक्र पृष्ठ है। अब संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करना है, जो हमारा तिर्यक या वक्र पृष्ठ है πrl, इसमें जो आधार का क्षेत्रफल है इस हिस्से को अगर पूरा फिलअप कर दिया जाए तो ये क्षेत्रफल बन जाएगा। तो इस हिस्से का जो क्षेत्रफल है ये बस हमें जुड़ेगा। अब बेलन में तय था ऊपर भी क्षेत्रफल बनता था तो ऊपर भी जोड़ते थे, पर इसमें ऊपर कुछ नहीं है तो सिर्फ नीचे का क्षेत्रफल इस पे ऐड हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो अब इसमें से पाई और r कॉमन निकल जाएगा, पाई r बचेगा क्या, l प्लस r। तो ये होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो अब आयतन, आयतन बोले तो इसके अंदर हमें कितना पानी भरा जा सकता है। अगर मैं इसको शंकु को पलट दूं तो इसमें जितना पानी भराएगा वो हमारा होगा आयतन। ठीक है,
तो अब आयतन निकालने के लिए क्या करना है, तो हमारा जो आधार का क्षेत्रफल है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, पाई आर स्क्वायर। अब आधार के क्षेत्रफल को हम इस h हाइट से उठाना है, तो इसमें h का मैं गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये आधार है सर्कल, अगर इसको h हाइट से मैं उठा दूँ तब तो ये डायरेक्ट इस तरह से उड़ जाएगा, तो ये बेलन बन जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। तो इसके लिए हमें आगे से इसे नुकीला बनाना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो चूंकि ये 3 डायमेंशनल पे है, 3D है, तो इसलिए इसमें 1/3 का गुणा होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे, तब ये बन जाता है हमारे शंकु का आयतन, ठीक है। अगर सिर्फ ये 2 डायमेंशनल होता, सिर्फ इस तरह से कोई चीज़ होती, मतलब त्रिभुज है मान लो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू इसकी ऊंचाई। तो इसमें सिर्फ 2 फलक होते हैं, ये 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए इसमें 1/2 करते हैं तो ये आधा जाता है। और ये 3 डायमेंशनल होता है क्योंकि ये सर्कल है पूरा, तो इसलिए इसमें 1/3 का गुणा करते हैं, तो ये बन जाता है हमारा आयतन शंकु का, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, तो इस तरह से ध्यान पे रखेंगे डायग्राम के थ्रू कि ये कैसे बनता है, तो फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लास्ट हमारा गोला जो है, गोले का आयतन से भी हमारा अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। गोला, तो गोला क्या होता है, गोला मान लीजिए एक फुटबॉल, ठीक है। तो ये इस तरह से भी गोल रहेगा और इस तरह से भी गोल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो गोला है वो चारों तरफ से जैसे हमारा बॉल रहता है उस तरह से, इस तरह से ऐसे पूरा गोल होता है। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठ, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो पृष्ठ पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल को कहते हैं। पहली बात तो पृष्ठ जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल बनता है ये किसका है, सर्कल का क्षेत्रफल, सिर्फ एक सर्कल। अब इसको चारों तरफ से, इधर से भी, इसके पीछे से भी और इसके इधर से चारों तरफ से इसको हमें उठा देना है, फैला देना है, तो इसलिए इसमें 4 का गुणा हो जाता है। तो ये बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं अर्धगोले का पृष्ठ, ठीक है। तो अर्धगोले का पृष्ठ मतलब क्या हो जाएगा, देखो अब इस गोले को मैं बीच से यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से, तो ये बनेगा ही बनेगा,
प्लस यहाँ पे जो एक कटेगा वो भी तो एक सर्कल के रूप में रहेगा। ठीक है, तो देखो संपूर्ण गोले का पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधे गोले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक सर्कल और यहाँ पे जिसका फेस बनेगा, ठीक है, ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आधे गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ बनेगा वो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से याद रखिए। तो अब देखते हैं गोले का हमारा आयतन। ठीक है, तो गोले का जो आयतन होता है तो इसको कैसे याद करना होता है, तो देखो, तो इसको मैं 2 भाग में काट देता हूँ। ठीक है, तो एक भाग इस तरह से बनेगा, फिर इसी तरह से जो इसको और नीचे बनाता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इस गोले को मैंने बीच से काट दिया, तो ये इस तरह से दिखेगा, समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो गोले का आयतन मतलब इस गोले में जितना हम, जो ठोस गोला है तो उसके अंदर पूरा हमारा भरा हुआ होता है, तो हम मान लेते हैं इसमें हमें पानी भरना है, पानी भर देते हैं। ठीक है, तो पानी इसमें जितना भराएगा तो वो उस गोले का आयतन बनेगा। ठीक है, तो देखो अभी ये हल्का सा मान लीजिए शंकु की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये शंकु का आधार का क्षेत्रफल और ये उसका क्या हो गया हमारा, एक हिसाब से उसका तिर्यक ऊंचाई। इस तरह से इधर भी। अब देखो इस गोले को मैं अभी ऐसा काटा हूँ, अब इसको मैं अगर ऐसा काटता हूँ तो कैसे दिखेगा, तो भी सेम चीज़ बनेगा, ये इस तरह से। और एक भाग इधर निकलेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए इसमें 4 शंकु बन सकते हैं एक हिसाब से। ठीक है, तो जो शंकु का हमारा आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब देखो अभी जो ये है शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली में ये एच नहीं है, ये गोलाई के रूप में ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ये एच नहीं आएगा, एच की जगह ये आर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा रेडियस में ही है, तो ये हाइट नहीं है, ये रेडियस ही है। एक यहाँ से यहाँ तक इस तरह से बनेगा, इसमें इस तरह से बनेगा, तो ये रेडियस रहता है। तो इसलिए ये एच की जगह ये आर आ जाएगा, तो ये आर की जगह मैं इसमें पाई आर क्यूब लगा सकता हूँ। अब चूंकि देखो इसमें 4 हम शंकु बन सकता है, ऐसे काटे और ऐसे काटे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन गया
4/3 पाई आर क्यूब, जो गोले का आयतन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसे याद रख लीजिएगा तो जल्दी से याद होगा। तो ये हो गया हमारा गोले का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन बोलेगा तो इसमें 2 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये अर्धगोले का आयतन हो गया। ठीक है, तो गोला इस तरह से गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ, गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन हमारा निकल जाता है। तो देखो अब इसमें क्या है, कभी कभी हमें गोलीय कोश का आयतन पूछ देता है। तो गोलीय कोश का आयतन कैसे निकलता है वो देखो। तो देखो ये हमारा एक गोला है, ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से गोला है। ठीक है, तो इधर से भी, इधर से ये, ठीक है, तो ये पूरा फील है चारों तरफ से। तो गोलीय कोश का आयतन बोला है, इसका मतलब क्या हो जाता है, जो इसके बीच का हिस्सा है, इतना को मैं यहाँ से होल कर देता हूँ तो ये खाली हो जाएगा। अब यहाँ से हमें आर पार दिखेगा, तो ये हो गया गोली कोश का आयतन। तो हमें सिर्फ इस भाग का अब आयतन निकालना है, तो गोलीय कोश का आयतन हो जाएगा। अब देखो मान लो यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो रेडियस था वो है R1 और यहाँ से जो सिर्फ यहाँ तक का रेडियस है वो है R2। तो गोलीय कोश का अगर आयतन निकालने बोले तो 4/3 जो हमारे गोले का आयतन होता है पाई आर क्यूब ये होता है। तो इसमें हमें R की जगह बस कोष्टक लगा के R1 का क्यूब माइनस इसमें से इतना को निकाल दें तो हमारा बन जाएगा वो इसका आयतन। तो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ये बस हमें कर देना है। ठीक है, इस पूरे में यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का घटा देना है जो कि छोटे वाले गोले का हमारा R है। तो हमारा ये निकल जाएगा गोलीय कोश का आयतन। गोलीय कोश का आयतन। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि गोलीय कोश का आयतन क्या होगा। तो इस तरह से डायग्राम के सहारे से थोड़ा सा ध्यान दे के, मतलब समझ के इसको अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।